वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर समाज शास्त्र पेपर 1 के चैप्टर 16 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, मैं अध्ययन की सुविधा के हिसाब से आपके चैप्टर्स को डिवाइड करता हूँ, तो इसमें किसी व्यक्ति को मतभेद नहीं होना चाहिए कि सर मेरे में चैप्टर 15 में है, 14 में है, 13 में है, 11 में है, 10 में है, फिर 22 में है, किसी चैप्टर में हो। अगर आपके चैप्टर का नाम है सीधा और सिंपल सा सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पेपर 1 का नाम है आपके इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, और जब हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमको मूलभूत जानकारी सोशियोलॉजी के बारे में होती है। इससे पहले हमने बहुत सारे मुद्दों को समझा, जैसे कि हमने मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी समझा, मतलब सोशियोलॉजी समाज शास्त्र समझा, उसका ओरिजिन कैसे हो उसको समझा, मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी डेफिनेशंस मतलब परिभाषाओं को समझा, स्कोप मतलब विषय क्षेत्र को समझा। इसी प्रकार से हमने उसके सब्जेक्ट मैटर जो है, जो सारे थे विषय क्षेत्र थे, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं उसके अंतर्गत, उसको हमने समझते हुए उसका जो है नेचर समझा, उसकी प्रकृति कैसी है। साथ ही साथ प्रकृति के साथ, प्रकृति मतलब मेरी प्यारे दोस्तों क्या वह एक सामाजिक विज्ञान है या फिर एक पूर्ण रूप से विज्ञान है, इन मुद्दों को हम समझते हुए आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद में हमने मेरे प्यारे दोस्तों जो है अन्य विद्वान मतलब अन्य विज्ञानों के साथ जो अन्य सामाजिक विज्ञान है उनसे संबंध को भी देखा। इसी प्रकार से हमने और भी मुद्दों को आपको पढ़ाया और बड़ी ही आसानी सारे मुद्दों को समझा। हमने सोसाइटी को समझा, कम्युनिटी को समझा, इंस्टीट्यूशन को समझा, एसोसिएशन को समझा, सोशल ग्रुप्स को समझा, सोसाइटी को समझा, सोसाइटी और ह्यूमन में क्या संबंध होता है उसको समझा, और ह्यूमन और एनिमल में क्या संबंध होता है इसको भी हमने समझा। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों हमने लगभग इकाई 2 को समाप्त कर दिया। उसके बाद में हमने इकाई 3 में प्रवेश किया, मैरिज समझा, फैमिली समझा, और उसके बाद में रिलीजन, हमने धर्म को भी समझ लिया। अब इसके नेक्स्ट आगे आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इकाई 4 में प्रवेश करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक समझौता क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लगभग चैप्टर 16 आपका यह है। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भूलना मना है यहाँ पर, ओके, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको भूलने की आवश्यकता नहीं। ऐसे समझा दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से छोड़ करके नहीं जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो, ध्यान रखेंगे। अगर आप मेरे प्यारे दोस्तों राजनीति शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए दोहरा फायदा यह होगा कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, समाज की उत्पत्ति को लेकर के या समाज और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उस संबंध को लेकर के, ठीक यही चीज़ें आप पढ़ते हैं राज्य और मनुष्य के बीच में क्या संबंध होता है, या राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत हम सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा जो दिया गया था इसके बारे में समझते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों आप पॉलिटिकल साइंस की भी तैयारी कर सकते हैं पेपर 1 की, और समाज शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी की भी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बड़े ही आसानी समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में और भी आपके चैप्टर्स आते रहेंगे, उनको भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। उसमें आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं अगर अध्ययन की सुविधा के हिसाब से अपने बताऊं तो सामाजिक समझौते के अंतर्गत, सामाजिक समझौते में आज हम समझेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों के विचार को देख लेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक समझौते में जो और उसके मतलब समाज और व्यक्ति को संबंध को लेकर के और भी सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों में आपका स्वाभाविक सिद्धांत है, मतलब सोशल ऑर्गेनिक थ्योरी है, इसको भी समझेंगे। सोशल ऑर्गेनिक थ्योरी जो थी मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार से दूसरा सिद्धांत है जो कि अंतर संबंध स्थापित करता है व्यक्ति और समाज के बीच में, इस सिद्धांत को हम समझेंगे। और ये ठीक विपरीत है सामाजिक समझौते का, ओके, ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक समझौते के ठीक विपरीत कौन सा है, समाज का स्वाभाविक सिद्धांत, और जो किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर का यह सिद्धांत है, इसको भी हम देखेंगे। इसकी आलोचना भी हुई है कि शरीर और समाज में अंतर, या फिर शरीर और समाज के अंगों में अंतर, या व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व, इन सभी मुद्दों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद में हम सामूहिक मन का सिद्धांत को देखेंगे, मतलब ग्रुप माइंड थ्योरी क्या है, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों इस मतलब लगभग प्लेटो हुए, आपके हीगल हुए, ग्रीन हुए, ब्रेडले हुए, बोसांके हुए, इमाइल दुर्खीम, यहाँ तक कि ये सारे के सारे विद्वान सामूहिक मन या मस्तिष्क के सिद्धांत के प्रबल समर्थक रहे हैं। वहीं स्वाभाविक सिद्धांत में आपके हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं मुख्य रूप से, विशेष रूप से अगर बात करें तो इन्हीं का नाम आगे आता है। और उन्होंने कहा कि समाज एक स्वाभाविक की भांति कार्य करता है, समाज एक जीव रचना है। आपसे एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि समाज एक जीव रचना है, यह कथन किसका है, तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है, ओके। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे प्रश्नों से रूबरू हो सकेंगे और एक प्रकार से अच्छी समझ विकसित होगी आपकी। इसके बाद में हम जो है और भी सिद्धांतों को समझते हुए और इनकी जो है आलोचना को समझेंगे। तो आज मूलभूत से अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो मैं यह बता सकता हूँ बड़े ही आसानी से कि आज की वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे क्या, आज के वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार को समझते हुए
उसकी आलोचना पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, आलोचना सहित। ओके, यहाँ पर ऐसे समझाने का प्रयास करूँगा कि आपको एक प्रकार से भूलने की, आपको एक प्रकार से बीमारी जो है वह भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं, बड़े ही आसानी से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको एकदम से समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए, थोड़ा टाइम हो तो फिर वीडियो देखिएगा, बाकी जो है लगभग ये वीडियो लगभग आधे घंटे की शायद हो सकती है। तो अब भाई इतना समय देना पड़ेगा किसी भी चैप्टर को विस्तार से समझने के लिए। आप चाहे IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे ये सिद्धांत आपको वहाँ पर भी काम आएंगे पढ़ने में, जब लिखित फॉर्म में आप जाते हैं कभी कभी। ठीक, आगे देखते हैं। पहले समझते हैं आखिरकार समाज और मानव के बीच में क्या संबंध रहा है। उन संबंधों को डिनोट करते हुए मैकाइवर पेज महोदय कहते हैं, मैकाइवर पेज कहते हैं कि आधुनिक समाजशास्त्री मैकाइवर पेज हैं, और यह कहते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध को लेकर के बताते हैं। क्या कहते हैं कि मनुष्य जो होता है समाज में जन्म लेता है। मनुष्य क्या होता है, मान लेते समाज पहले से होता है और उस समाज में क्या होता है, मनुष्य जन्म लेता है। तो किसी समाज में मनुष्य का जन्म हुआ और उसके आगे उन्होंने कहा कि समाज की जो आवश्यकता होती है उसमें जन्म लेती है। तो समाज की आवश्यकता जो होती है किस में जन्म लेती है, मनुष्य में समाज की आवश्यकता जन्म लेती है, और जो व्यक्ति होता है वह समाज में जन्म लेता है। तो आप बड़े ही आसानी से समाज और मनुष्य के बीच में क्या संबंध होता है इसको डिनोट करते हो मैकाइवर और पेज के विचार को रख सकते हैं बड़े आसानी से। आधुनिक समाजशास्त्री हैं, बड़े ही गूढ़ समाजशास्त्री हैं और बड़े ही तार्किक विचार रखते हैं। कभी भी जब इन्होंने दिया होगा कोई सिद्धांत या फिर कोई विचार अपने, तो यहाँ पर सीधे आप बताएंगे कि मनुष्य जो होता है समाज में जन्म लेता है। कोई समाज है, मान लेते हैं समाज है, इस समाज में कोई मनुष्य जन्म लेता है। अब समाज की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं कि समाज आगे बढ़े, या समाज की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो उन समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन करता है, उन समस्त आवश्यकताओं को पूरा वो मनुष्य करता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे आप समझ सकते हैं कि जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं वह मनुष्य पूरा करता है, और मनुष्य जो होता है समाज में जन्म लेता है। तो मनुष्य का निर्माता कौन है, समाज है। ओके, क्योंकि मनुष्य जो होता है कहीं ना कहीं भी मेरे प्यारे दोस्तों वह एक जैविकीय प्राणी होता है, एक वह मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें तो प्राणी शास्त्रीय प्राणी होता है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह एक प्रकार से पशु के समान होता है। तो कैसे पशु के समान होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत तो वैसे विचार नहीं होते जो हम लोगों के पास विचार है। आप पैदा हुए थे तो क्या पैदा होने से आपने हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या अंग्रेजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, या सोशियोलॉजी के बारे में आपने गहन अध्ययन कर लिया था? ऐसा तो है नहीं। आपने मेरे प्यारे दोस्तों आपके परिवार वालों के द्वारा, आपके विद्यालय परिसर के द्वारा, या क्रीड़ा समूह, या फिर इसी प्रकार से आस पड़ोस के द्वारा, या अन्य किसी संस्था के द्वारा आपको बहुत सारी ज्ञान मिली, बहुत सारे अधिगम के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मुद्दा यह उठता है कि आखिरकार जब मनुष्य पैदा होने पे जानवर की भांति कार्य करता है, तो उसको आखिरकार उसके अंदर जो ज्ञान होता है अन्य जो जानवर हैं उनसे अलग कैसे करता है मनुष्य को। तो एक प्रक्रिया होती है जिसको आप कहते हैं समाजीकरण। तो वह समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसी के तहत व्यक्ति के अंतर्गत ज्ञान आता है, और व्यक्ति जो आज का हमारे अंदर, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे विचार समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत होते हैं, मतलब सोशलाइजेशन के तहत होते हैं। ये सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्त? अगर क्लियर हो रहे तो फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, आगे समझे। तो ये हो गया आपके विचार। तो चूंकि जो समाज होता है कहीं ना कहीं पे उसी के द्वारा हमको क्या होती हैं, उन्हीं के द्वारा हमको सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, समाज के जो संगठन होते हैं वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वैध है, क्या अवैध है, तो ये सारे मुद्दे हमको जानने को मिलते हैं। और हमको बोलने चालने की, उठने बैठने की, पहनने की, ओढ़ने की, या इसी प्रकार से कहीं सभा सोसाइटी में कुछ करने की हमको शैली प्राप्त होती है। तो वह शैली सोशलाइजेशन के कारण प्राप्त होती है। सोशलाइजेशन समाज के एक प्रकार से समाज के द्वारा ही मिलता है। तो ये सारे मुद्दे होते हैं। आइए आगे हम समझते हैं थोड़ा सा कि के यंग के कौन हैं। के यंग एक प्रकार से एक समाजशास्त्री हैं, और यह समाजशास्त्री इन्होंने भी व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रगाढ़ता को प्रकट करते हुए इन्होंने कहा कि मानव स्वभाव का विकास तभी होता है, अर्थात जब मानव के स्वभाव, जो हमने आपको बताया सोशलाइजेशन प्रक्रिया के तहत, तो जो मानव के स्वभाव का जो विकास होता है जब वह समाज में रहकर अन्य लोगों की भांति जीवन व्यतीत करता है। हमने आपको पढ़ाया होगा, एक समाज के बारे में पढ़ाया होगा, समाज और व्यक्ति के बीच में संबंध को लेकर के, बालिका अन्ना, रामू, कैस्पर हाउजर, इसी प्रकार से हमने अन्य जो है ईसा बेला इत्यादि बच्चों के बारे में बताया था जो कि समाज से कहीं ना कहीं पे अलग रहे हैं।
और समाज से जब वो बच्चे अलग रहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उनके अंतर्गत समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं चलती है और ना ही उनका विकास हो पाता है पूर्ण रूप से। तो उनका जो मानसिक विकास होता है वह नहीं हो पाता। वह जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, वह हम लोगों की तरह कपड़े वगैरह पहनना नहीं जानते हैं, या हम लोगों की तरह आम बोलचाल की भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं वह भाषा भी नहीं प्रयोग करते हैं, और वह जानवरों की भांति करते हैं, मतलब जिसको देखेंगे उसी प्रकार से वह बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे किंग्सले जो मतलब कि जो के यंग महोदय हैं, यह कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव का विकास तभी होगा जब वह एक समाज में होगा। ओके, तो समाज के अंदर नहीं रहेगा तो उसके स्वभाव का, उसके नैतिक मूल्य का, उनका विकास दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब संभव नहीं है। आगे समझते हैं। अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पे एक लोगों की देन नहीं है। यह 3 विद्वान हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन तीनों विद्वानों के नाम हमने आपको शुरू में बता ही दिए हैं, फिर भी यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक ग्रीस के व्यक्ति थे। ग्रीस एक देश है और उस ग्रीस देश के व्यक्ति थे, उनका नाम था सोफिस्टो। क्या नाम था? सोफिस्टो। तो इन्होंने किया था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे एग्जाम में कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया था, अगर उसमें ऑप्शन में आपको सोफिस्टो मिले, सर्वप्रथम पूछेगा तभी सोफिस्टो मिलेगा। आपसे पूछेगा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, आपको जॉन हॉब्स, लॉक, रूसो मिल जाए, एक सोफिस्टो मिल जाए तो वो लगाइएगा। लेकिन एग्जाम में आपका ट्रेंड ये नहीं बन रहा है। एग्जाम में ट्रेंड पूछा जा रहा है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। ऑप्शन ए में होगा हॉब्स, बी में होगा लॉक, और सी में होगा रूसो, और डी में होगा उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चले। तो ऐसे आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव बोलो। लेकिन अगर आप लिखित वाले हैं और किसी यूनिवर्सिटी में आपकी लिखित परीक्षा हो रही है तो उसमें प्रश्न पूछेगा कि व्यक्ति और समाज के बीच में अंतर संबंध को बताते हुए सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या एवं आलोचना कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए या लॉक की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछेगा। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था होती जिस अवस्था में मान लेते जब समाज नहीं था तो मनुष्य किस प्रकार से रहता था। मनुष्य क्या था, मनुष्य समाज, जब समाज नहीं था तो समाज से पहले मनुष्य के किस प्रकार का उनका व्यवहार था, कैसे मनुष्य रह रहा था, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले ग्रीस के सोफिस्टो महोदय थे, इन्होंने किया था। वे राज्य को एक क्या मानते हैं? कृत्रिम संस्था मानते हैं। कृत्रिम मतलब होता है एक प्रकार से जो बनावटी संस्था। क्या बनावटी संस्था है? कौन? राज्य। कौन मानते हैं भैया? तो सोफिस्टो मानते हैं, जो कि ग्रीस के निवासी हैं, इनका जन्म जो हुआ था एक मतलब जो समाज का जन्म या फिर राज्य के जन्म के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। इन्होंने कहा जिसका जन्म एक समझौते के स्वरूप हुआ है। तो एक समझौता हुआ है लोगों के बीच में, उसी समझौते के तहत क्या हुआ है, एक जो है, इसे मान लेते हैं आप एक गांव में रहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, पूरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। एक आप गांव में रहते हैं, उस गांव में हो रहा है, मान लेते हैं उस गांव में कोई नियम कायदा नहीं चल रहा है। अब जब कोई नियम कायदा नहीं चल रहा है और बगल में एक तालाब है या फिर एक ऐसा तालाब हो चुका है जो कि सूख चुका है और उसमें सभी लोगों को खेती करना है। अब गांव के समस्त लोग उस खेत में तालाब में जाएंगे और अपनी अपनी मर्जी का खेत छकाने का प्रारंभ करेंगे। तो वहाँ पर अपनी अपनी मर्जी से खेत बनाने का जब प्रारंभ करेंगे तो लोगों में क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी, झगड़ा होगी, विभिन्न प्रकार के मतभेद होंगे, ऐसी प्रकार की चीज़ें होंगी। अब लोगों में क्या होगा? बहुत ज़्यादा जब झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, उसके बाद में होगा क्या? लोग एक प्रकार से कुछ व्यक्ति इकट्ठा होंगे, कहेंगे अरे भैया ऐसे झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं, सभी लोग क्या करते हैं? बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो लोग एक समझौता करेंगे कि हाँ फलाने को इतना हिस्सा 2 बीघा मिलेगा, इनको 3 बीघा मिलेगा, या फिर जिसके हिसाब से उनके परिवार के हिसाब से बांट दे, या फिर किसी व्यक्ति को पर्सनल हिसाब से 2-2 बीघे 3-3 बीघे जिस प्रकार से बांटना हो बराबर बांटे, या फिर ऊंच नीच करके बांटे, जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से बांटेंगे। समझौते में क्या होता है उसको वो स्वयं देखेंगे। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह था, ये समझौता होगा तो एक प्रकार से ज़मीन जायदाद सही मतलब मात्रा में बढ़ जाएंगी और ना तो झगड़ा होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई झंझट होगा। अब यहाँ पर हुआ क्या? तो इसी प्रकार से जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कलह मची हुई थी। किसी विद्वान ने बताया कि कलह मची हुई थी, किसी ने बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे हॉब्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग एक प्रकार से क्या लड़ाई झगड़ा किया करते थे, जबकि लॉक महोदय ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लोग आपस में थे। लेकिन उनके अंतर्गत विचार आए कि जो है करना चाहिए, नहीं हमको एक सामाजिक समझौता करना चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों के मत हैं। हॉब्स और लॉक के मत एक दूसरे के मतलब क्या हैं, जो है इक्वल नहीं, मतलब कि क्या है, उल्टा है, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है।
लेकिन जो रूसो व्यक्ति हैं, यह रूसो के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है, रूसो ने मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं मध्यस्थता स्थापित करी और हॉब्स के कुछ विचारों को लिया और लॉक के कुछ विचारों को लिया और दोनों को मर्ज करके एक नए प्रकार की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बता दिया। हालांकि इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे बस समझते हैं थोड़ा। इसको हम समझाना चाह रहे थे कि क्या होता, क्या सामयिक समझौता कैसे हुआ था, उसको आपने थोड़ा सा समझा दिया। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। इसका समर्थन प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री एक थे और अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, एडम स्मिथ उनका पूरा नाम है। तो इसका समर्थक मतलब सामयिक समझौते का समर्थक एडम स्मिथ महोदय ने भी किया था। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने सामयिक समझौते का समर्थन किया है, तो एडम स्मिथ है। ओके। 17वीं शताब्दी के सामाजिक विचारकों में से अगर बात करें, 17वीं शताब्दी में मतलब कि लगभग 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में जो लगभग 3 विद्वान थे, रूसो, हॉब्स, लॉक, जो कि मानी जानी हस्तियां हैं, इन्होंने भी समर्थन किया किसका, सामयिक समझौते का। आगे समझते हैं थोड़ा सा सामयिक समझौते के अंतर्गत और क्या हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ, मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीनों ने भी समर्थन किया। इन विचारकों के अनुसार प्रारंभ में व्यक्ति क्या होता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था। प्राकृतिक अवस्था हमने आपको बता दी क्या होती है, जब समाज नहीं था उससे पहले व्यक्ति किस प्रकार से रहते थे, तो उसी अवस्था को हम प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। अर्थात वह पूर्णतः स्वतंत्र था, कोई बाउंडेशन नहीं था, कोई नियम कायदा नहीं चल रहा था, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण या फिर सामाजिक दबाव ना था। वह पशु पक्षियों की भांति कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक घूम फिर सकता था। वह प्रकृति पर आश्रित था और उसी की सहायता से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, प्रकृति की सहायता से। इस प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या के बढ़ने के कारण से क्या हुआ, जनसंख्या के बढ़ने के कारण से साथ साथ क्या हुआ, मनुष्यों के बीच में कठिनाइयाँ पैदा होती गई। 2 बीघे ज़मीन थी, 2 बीघे में 2 लोग रह रहे थे, बाद में 4 हुई, आधे बीघे में हुआ। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 8 हुए, उसमें जो है 5-5 हिस्सा लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ। तो इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती गई, कठिनाइयाँ बढ़ती गई, संसाधन कम होते गए, लोग बढ़ते गए। इस प्रकार से उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कठोर श्रम करना पड़ा। धीरे धीरे मनुष्य भूमि पर अधिकार करने लगा। जो व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली हुआ करता था, वह उतनी अधिक जमीन या भूमि पर कब्जा कर लेता था, अधिकार जमा लेता था भूमि पर। इस प्रकार अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहन मिला। लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे। कोई व्यक्ति समाज के बारे में या फिर किसी अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के चक्कर में ना था। सभी लोग अपनी अपने पेट भरने में, अपनी झोली भरने में भिड़े हुए थे। व्यक्ति धनी और निर्धन 2 गुटों में बंट चुका था। जो व्यक्ति धनी था वह और धनी होता जाता था, जो व्यक्ति गरीब था वह और गरीब होता चला जाता था। कहीं ना कहीं पे इस समय एक मुहावरा कार्य करता था। वह मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब माइट इज़ राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो बलवान है, जिसके पास शक्ति है, वही उसी के पास सब कुछ है और वही एक प्रकार से समाज का मुखिया है। तो वही वाली कहावत जो है मतलब यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई मेरे प्यारे दोस्त। यह स्थिति असुविधाजनक होने के कारण ही के साथ साथ क्या थी, असहनीय थी। मतलब लोगों के अंतर्गत भय का माहौल बना हुआ था। लोग एक प्रकार से असुविधा के जो है शिकार हो चुके थे। लोगों को कोई सुविधाएं ना थी। रूसों के अनुसार ऐसी स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने एकत्र होकर के क्या किया, एक समझौता करना चाहा, एक समझौता किया। इस समझौते के आधार पर निर्मित व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समाज को बनने के लिए समाज की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया किसने, समाज की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में हॉब्स, लॉक और रूसो महोदय ने बताया कि जो हमने आपसे विचार से बताया कि पहले लोग लड़ा करते थे, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इस प्रकार से लोगों ने समझौता किया एक, और उस समझौते के तहत एक समाज बनाया गया, मतलब एक व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, समाज जो होता है एक अमूर्त प्रक्रिया होती है, अमूर्त व्यवस्था होती है। तो सोसाइटी इज़ अबस्ट्रैक्ट। ओके। हॉब्स ने बताया कि अपनी रक्षा और समान हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने समाज की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा अपनी रक्षा एवं समान हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने किसकी स्थापना की, तो समाज की स्थापना की। या पूछेगा अपनी रक्षा एवं समान हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने समाज की स्थापना की, यह कथन किसका है, तो यह किसका है, हॉब्स महोदय का है। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। बड़े ही आसानी से, बड़े ही गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक मुद्दे आपके समझ में आ जाएंगे। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि व्यक्ति ने जानबूझकर समाज की रचना या फिर स्थापना की है, अतः समाज की अपेक्षा व्यक्ति प्रमुख है। यहाँ पर
एक कथन यहाँ पर पूछेगा कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है इसमें कौन प्रमुख है। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत में आपका मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति ने समाज को बनाया इसलिए व्यक्ति प्रमुख है, लेकिन जो स्वाभाविक सिद्धांत है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है उसमें समाज के द्वारा व्यक्तियों का उत्पन्न होता है। तो कहीं ना कहीं पे स्वाभाविक सिद्धांत जस्ट अपोजिट है, उसमें कौन प्रधान है, उसमें समाज को प्रधानता दी गई है। किसको? समाज को प्रधानता दी गई है। तो स्वाभाविक सिद्धांत में समाज को प्रधानता दी गई है, जो है सामाजिक समझौते में व्यक्ति को। भाई यह समझौता कौन करेगा? व्यक्ति ही करेंगे ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे बड़े आसानी से कर लेंगे। स्वाभाविक सिद्धांत में समाज क्या है? प्रमुख पात्र है, मतलब प्रमुख रूप से आगे है, उसकी मुख्य भूमिका है। जो है गौण पात्र के रूप में कार्य करता है आपका व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति प्रमुख पात्र के रूप में आपके सामाजिक समझौते में कार्य करता है, और समाज जो होता है गौण पात्र के रूप में है, क्योंकि समाज जो बना हुआ व्यक्तियों ने समझौते के फलस्वरूप बनाया है। व्यक्ति ने जानबूझ करके समाज की स्थापना की है, अतः समाज की अपेक्षा यहाँ पर व्यक्ति प्रमुख है। समाज की स्थापना व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में की गई है। इस दृष्टि से इस सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति को प्रमुख माना और समाज को गौण माना। इन लोगों ने गौण मतलब होता है कम मानना उसको, ठीक है, मतलब उसकी अपेक्षा जो मनुष्य है उसको ज़्यादा ओहदे देना और समाज को कम एक प्रकार से महत्व देना। ओके, इन लोगों ने समाज व सामाजिक जीवन को कृत्रिम व बनावटी बना दिया। इनके अनुसार समाज व मनुष्य दो पृथक पृथक वस्तुएं हैं जिनमें से व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है। ओके, इस व्यवस्था में क्या हुआ है? इस व्यवस्था में मेरे प्यारे दोस्त, इस व्यवस्था में प्राकृतिक नियमों का स्थान मानव निर्मित कानूनों ने ले लिया और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पहले लोग मतलब कि अपने ही हिसाब से जो उनको करना होता था वही करते थे, लेकिन बाद में जब समझौता होगा उसके तहत उनका जो नियम हो गया वह व्यक्तियों के द्वारा नियम बनाए जाने लगे। जो प्राकृतिक नियम थे उनका खंडन हुआ और लोगों के नियम कार्य करने लगे। एडम स्मिथ जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और उनके समर्थकों को भी मान्यता है कि पारस्परिक रूप से आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज व्यक्तियों के द्वारा स्थापित एक कृत्रिम व्यवस्था है, उसे व्यष्टिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। इसीलिए व्यष्टिवादी समाजशास्त्र के जनक या फिर व्यष्टिवादी अर्थशास्त्र के या फिर अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को हम मानते हैं। आगे समझते हैं, इसकी आलोचना भी समझ लेते हैं। इस सिद्धांत को 19वीं शताब्दी में अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह सिद्धांत लगभग आपका बहुत पहले दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे आकर के क्या हुआ है, और 17वीं शताब्दी के अंतर्गत 3 महान विद्वानों का इनका वर्धस प्राप्त हुआ इस सिद्धांत को, मतलब कि उनको उस सिद्धांत को बढ़ावा मिला और इस प्रकार से लोगों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बाद में आई मेरे प्यारे दोस्तों 18वीं शताब्दी बीती, जब 19वीं शताब्दी में मतलब 1800 के आसपास जब हम पहुँचते हैं तो 1800 के बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें होना प्रारंभ हो जाती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इसकी आलोचना करी जाती है, विभिन्न प्रकार की आलोचना करी जाती है। या आलोचना को भी समझ लेते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि आलोचना भी पूछी जाती है, क्योंकि यह सिद्धांत जो है पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यह सारी के सारे जब भी किसी सिद्धांत के बारे में बात करें तो पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है ना, ये ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं आलोचना। आलोचना किस प्रकार से की गई इसको भी समझते हैं। आलोचना में वर्तमान में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कोई विद्वान मानने को तैयार नहीं है। इस सिद्धांत में निम्नलिखित कमियां हैं, और कौन कौन सी कमियां जिसके कारण से लोग इसको एक सामाजिक मतलब कि एक जो है अच्छा सिद्धांत नहीं मानते हैं। आइए समझते हैं उन कमियों को। यहाँ पर कमियों को देखने से पहले आप यहाँ पर एक बात जान लीजिए कि कोई भी सिद्धांत जो दिया जाता है वह कुछ समय के लिए सत्य होता है, चलता रहता है। अब उसमें बाद में विद्वानों ने बहुत सारे संशोधन करते हैं, उसके बाद में क्या होता है उसमें भी परिवर्तन आता है, उसमें कमियां लोग निकालते हैं उसके बाद में, तो उसी को आलोचना हम कहते हैं। ठीक, तो आलोचना मतलब कमियां होती हैं, सीधा सा। तो आपसे एग्जाम में पूछे आलोचना करिए तो आप कमियां लिखेंगे, लेकिन हाँ उसकी थोड़ी महत्ता को पहले बता देंगे, उसके बाद में कहेंगे कि हाँ ये कमियां रही हैं, इसके कारण से आज के परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह सिद्धांत क्या नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर आगे समझा सकते हैं आप पहला मुद्दा कि इस बात का कोई प्रमाण या फिर कोई जो है प्रमाण हमारे पास या उपलब्ध नहीं है या फिर है ही नहीं कि मानव इतिहास में कभी ऐसा समय भी रहा है जब मनुष्य का अस्तित्व होता, मतलब कि अस्तित्व तो रहा हो और समाज का अस्तित्व नहीं रहा हो। इतिहासकार यह मानने से इनकार कर देते हैं, आधुनिक इतिहासकार, कि ऐसा भी कोई समय इतिहास में रहा था जब समाज नहीं था और मनुष्य था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के यहाँ तक बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं इस पर। तो यहाँ पर ये इस बात का खंडन हो जाता है कि कोई ऐसी अवस्था नहीं थी जिस अवस्था के बारे में, प्राकृतिक अवस्था के बारे में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है कि एक ऐसी अवस्था थी जब समाज नहीं था और समाज को व्यक्ति के समझौते के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा इतिहासकार मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं।
समाज के बिना व्यक्ति को मानव के रूप में मानना एक कल्पना मात्र है, क्योंकि जब समाज नहीं रहेगा तो व्यक्ति का सामाजिकरण नहीं होगा। समाज क्या होता है? संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। समझ में आ रही ना बातें? सामाजिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। आप पढ़ के आए हैं समाज को ना, समाज को पढ़ा, समिति को पढ़ा, संस्था को पढ़ा, समुदाय को पढ़ा, इन सभी मुद्दों को, समूह को भी हमने पढ़ा दिया, सभी को पढ़ाया ना। तो वहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि समाज के बिना अगर व्यक्ति को हम एक मानव के रूप में देखें तो एक कल्पना मात्र है। पहले समाज नहीं हुआ करता था, व्यक्ति आदि मानव की भांति था, लेकिन धीरे धीरे उनके अंतर्गत विचारों के इंटररिलेशनशिप हुआ, पारस्परिक संबंध हुआ, वह व्यवस्था बनी। पारस्परिक जो संबंधों की व्यवस्था है उसी को हम समाज के नाम से जानते हैं। तो इतिहासकार ऐसा मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में ही तो मानव बनता है और मानवोचित गुणों को सीखता है। अर्थात आपको कपड़ा पहनना सिखाया किसने होगा? आपको खाना खाना, आपको बोलना, आपको उठना, आपको बैठना, ये सारे मुद्दे आपको आपके घर वालों ने सिखाया होगा। और घर वाले में कौन आते हैं? परिवार आपका आता है, और परिवार जो होता है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। और जब मेरे प्यारे दोस्तों समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है और परिवार के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है, तो जब भैया परिवार ही नहीं था या समाज ही नहीं था तो परिवार कैसे बनेगा? और जब परिवार ही नहीं था तो व्यक्ति सीखा कैसे? ये मुद्दा यहाँ पर फंस गया। इसके लिए सिद्धांत को एक प्रकार से खारिज कर दिया गया। आगे समझते हैं और मुद्दे को। आगे दूसरा मुद्दा, इसके लिए इसको मतलब कि किसी एक बात को लेकर के किसी सिद्धांत को हम गलत साबित नहीं कर सकते। तो उस समय ना तो ये इतिहासकार थे, ना तो ये हाफ्स ला क्रूसो थे जब समाज बनाया, फिर जब से मनुष्य था। इन्होंने सारे लोगों ने कल्पनाएं की हैं, सारे लोगों ने अपने अपने तथ्य दिए हैं। अगर वह तथ्य सही साबित हो जाते तो चलता रहता, जब तक उस तथ्य को खंडन नहीं किया जाता। दूसरा खंडन क्या है इसका? यदि मान लिया या यदि यह हम मान भी लें कि मानव के इतिहास या मानव के विकास की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति जंगली, असभ्य एवं बर्बर था, तो यह प्रश्न उठता है मेरे प्यारे दोस्त कि ऐसी दशा में उसके द्वारा सोच विचार कर समाज जैसी व्यवस्था की स्थापना कैसे की जा सकी? मतलब जब व्यक्ति क्या था, जब व्यक्ति के अंतर्गत ऐसा था कि वह असभ्य था, वह बर्बर था, वह एक लोगों को मारता पीटता था, दूसरे लोगों को जो गरीब थे या फिर वो आपस में झगड़ते रहते थे, तो उनके मन में ऐसा विचार कैसे आ गया कि आखिरकार एक समझौता करें और एक समाज जैसी एक जटिल प्रक्रिया को, एक समाज जैसी एक संबंधों की पारस्परिक व्यवस्था को वह अपना सकें? तो ऐसा भी जो है लगभग ना के बराबर होता है। तो ये वास्तव में उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। यहाँ पर ये बातें निकल कर आई, तो इसके कारण से इसको भी हम नकार सकते हैं सिद्धांत को। आगे थोड़ा और मुद्दे को समझाते हैं आपको। तीसरा मुद्दा निकल कर आया कि यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज को दो पृथक पृथक वस्तुएं मानकर चलता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अलग है और समाज अलग है। व्यक्ति को प्रमुख पात्रता दी गई है, समाज को गौणता दी गई, मतलब कि उसको प्रमुख पात्रता नहीं प्रदान है। वास्तव में व्यक्ति और समाज एक दूसरे के क्या हैं? पृथक पृथक दो भिन्न वस्तुएं हैं। मतलब जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं व्यक्ति और समाज। ये दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसमें आंतरिक संबंध पाया जाता है। एक के बिना दूसरे की कल्पना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। तो ना तो व्यक्ति के बिना समाज और ना ही समाज के बिना व्यक्ति। जैसे एक सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है, जिस प्रकार से एक अगर संतान की प्राप्ति चाहिए तो एक पुरुष और एक स्त्री का होना अति आवश्यक है, या एक ही सिक्का है तो उसमें हेड और टेल का होना आवश्यक है, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अन्य तमाम सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपके पास कॉपी मौजूद है लेकिन लिखने के लिए पेन नहीं, तो जिस प्रकार से कॉपी में लिखने के लिए पेन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक समाज में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और एक व्यक्ति को एक समाज की आवश्यकता होती है। क्योंकि समाज, मैकाइवर पेज ने क्या कहा था? मैकाइवर पेज ने कहा था कि समाज में व्यक्ति जन्म लेता है और समाज की आवश्यकताओं को व्यक्ति पूरा करता है। समझ में आई बात ना? समाज की आवश्यकताओं को व्यक्ति पूरा करता है और व्यक्ति किस में जन्म लेता है? समाज में जन्म लेता है। इस प्रकार से समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। एक दूसरे से इनकी अलग संकल्पना करना यह संभव नहीं या फिर उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये चौथी आलोचना आप बता सकते हैं। तीसरी आलोचना। चौथी आलोचना में आप बता सकते हैं कि इस सिद्धांत मतलब यह सिद्धांत समाज को व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक कृत्रिम रचना मानकर चलता है। तो समाज को या क्या व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम रचना मान करके चलता है, परंतु इस मान्यता का कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं मिलता जब व्यक्ति हो परंतु समाज नहीं हो। तो बिना व्यक्ति के समाज मतलब कि बिना समाज के व्यक्ति नहीं था, समाज था तो व्यक्ति था, व्यक्ति था तो समाज था। यह बातें इतिहासकार मानते हैं। तो एक प्रकार से ऐतिहासिकता में ना तो यह खरा उतरता है और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों समाज एक कृत्रिम रचना है, और एक प्रकार से यह अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है, और एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आधारहीन है, काल्पनिक है यह सिद्धांत। ओके,
5वां मुद्दा आप समझ सकते हैं, यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज के बीच समझौते का संबंध मानता है। क्या यह सिद्धांत व्यक्ति और समाज के बीच में क्या हुआ है, सामाजिक समझौता हुआ है, उसका संबंध मानता है, जबकि वास्तविकता तो इससे कुछ भिन्न ही है। व्यक्ति और समाज के बीच में पाया जाने वाला क्या, व्यक्ति और समाज के बीच में पाया जाने वाला मेरे प्यारे दोस्तों क्या पाया जाने वाला, तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो पाया जाने वाला संबंध होता है वह मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पे क्या है, वह कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों व्यक्ति और समाज के बीच में जो पाया जाने वाला संबंध है बहुत ही घनिष्ठ होता है और आंतरिक है, जिसकी व्याख्या समझौते के रूप में हम नहीं कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से और भी आप बता सकते हैं कि यह सिद्धांत क्या है, व्यक्ति को प्रमुख प्रधानता देता है और समाज को गौण मानता है। वास्तव में व्यक्ति और समाज दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है ना, तो और जब हम पढ़ेंगे उसका जो अगला सिद्धांत आपका हर्बर्ट स्पेंसर का, तो उसकी ही हम आलोचना करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ना तो हम समाज को ऊंची श्रेणी पे दे सकते हैं मतलब 70%, और ना ही हम एक प्रकार से व्यक्ति को 70% दे सकते हैं। तो समाज और व्यक्ति को हम 50-50 में बांटेंगे, और एक प्रकार से समाज का उतना योगदान है व्यक्ति को बनने में जितना व्यक्ति ने समाज को बनाने में योगदान दिया है। दोनों का एक प्रकार से बराबर का संबंध है। यहाँ पर आप यह बता सकते हैं, किसी को भी किसी से कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। यहाँ पर ये मुद्दे आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो फटाफट से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल नहीं मतलब सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको। और बड़ी ही आसानी से और मुद्दे को समझने के लिए अभी हमारे चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें सभी ग्रुप्स वगैरह में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया समाज का स्वाभाविक सिद्धांत। उसके अंतर्गत समझेंगे उस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बातें कहेंगी, उसकी आलोचना क्या है। उसके बाद में हम सामूहिक मन एवं मस्तिष्क का सिद्धांत समझेंगे, ग्रुप माइंड थ्योरी को समझेंगे, जिसके प्रणेता आपके विलियम मैकडूगल या फिर अन्य विद्वान हैं जो कि हमने आपको बता दें प्लेटो वगैरह जो है हमने आपको बता ही दिया था, तो उसको हम समझेंगे। ओके, चलिए फिर उसके बाद में हम समाजीकरण मतलब सामाजिक स्तरीकरण को समझेंगे, परिस्थिति भूमिका इत्यादि को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।